नात्सु ड्रैगनिल एक अनाथ बच्चा है। एक दिन उसका सामना पहली बार एक ड्रैगन से होता है, लेकिन वह ड्रैगन उसे खाने के बजाय उसे अपना बेटा मानकर उसे पालने का निश्चय करता है। तब से ड्रैगन किंग इग्निल नात्सु का पिता बन जाता है और बोलना पढ़ना और मैजिक करना उसे सिखाने लगता है। उसके इन सभी प्रयास से वह आखिरकार नात्सु को एक ड्रैगन स्लेयर मेज बना ही देता है। नात्सु इतना शक्तिशाली मेज बन जाता है कि वह अपने जादू से दुनिया के सबसे बड़े ड्रैगन को हराने की क्षमता रखता है। लेकिन इतने सालों तक एक दूसरे के साथ रहने के बाद एक दिन इग्निल अचानक गायब हो जाता है और नात्सु को इस दुनिया में अकेला छोड़ देता है। नात्सु काफी निराश हो जाता है, पर तभी उसकी मुलाकात फेरी टेल गिल्ड के गिल्ड मास्टर मैक्रोफ से होती है, जो कि उस फ्योर साम्राज्य का सबसे कुख्यात गिल्ड था। मैक्रोफ की देखरेख में नात्सु बड़ा होता है और बड़ा होकर वह एक काफी लापरवाह लड़का बन जाता है, जो कि अपने सारे इश्यूज अपनी शक्ति से ही हल करने पर बल देता है। कुछ साल अपने पिता के खोज में लगे रहने के बाद आखिरकार उसे इग्निल के बारे में एक सुराग मिल ही जाता है। उसने एक इंसान जिसका नाम सेलेवेंडर था उसके बारे में यह अफवाह सुनी थी कि वो फायर मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है। उन्हें लगता है कि कहीं वो उसके पिता तो नहीं। वे उससे मिलने का निश्चय करते हैं। नात्सु का कैट दोस्त जिसका नाम हैप्पी है, उसे लगता है कि आखिरकार बाप और बेटे का मिलन हो ही गया। लेकिन तभी वह सेलेवेंडर नाम का आदमी सड़क के बाहर निकलता है और वहाँ की सारी लड़कियाँ उसके पीछे पीछे भागने लगती है। तभी नात्सु भी वहाँ पहुँचता है और देखता है कि वह आदमी उसका पिता इग्निल नहीं है। सेलेवेंडर का सामना करते हुए वे उसके द्वारा उपयोग किए गए लव स्पेल को ब्रेक कर देता है, जो कि उसने लूसी नाम की एक लड़की पर इस्तेमाल किया था। लूसी को उसके लव ट्रैप से बचाने के लिए वो उन्हें थैंक्स करती है और रिवॉर्ड के तौर पर वो उन्हें लंच कराने ले जाती है। लंच के दौरान लूसी कहती है कि वो भी एक विज़र्ड है और वो फेरी टेल गिल्ड में शामिल होना चाहती है। बाद में नात्सु को पता चलता है कि सेलेमेंडर एक बोट में पार्टी कर रहा है। लोगों से उन्हें यह भी सुनने को मिलता है कि वो फेरी टेल गिल्ड का मेंबर है। इसे सुनते ही वे बोट तोड़ते हुए सेलेमेंडर से मिलने पहुंच जाते हैं, पर पाते हैं कि यह तो वही सुबह वाला इंसान है जो कि लड़कियों को किडनैप करने की योजना बना रहा था। उसने लूसी को फेरी टेल गिल्ड का मेंबर बनने का झांसा देकर उसे पकड़ लिया था। लेकिन तभी हैप्पी लूसी को उसके कब्जे से छुड़ा लेता है और वो अपने जादू से बोट को किनारे की तरफ ढकेल देती है। जब वे किनारे पहुंचते हैं तो नात्सु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि वह आदमी खुद को उसके गिल्ड का मेंबर कहकर उसके गिल्ड का नाम बदनाम कर रहा था। आखिरकार वो गिल्ड उसी का तो था। लूसी सबके सामने यह खुलासा कर देता है कि वो वास्तव में फेरी टेल गिल्ड का मेंबर है। इसे सुन लूसी शॉक्ड हो जाती है। तभी नात्सु लोगों को यकीन दिलाने के लिए अपने शरीर पर बने गिल्ड के मार्क को दिखाता है। तभी वह आदमी नात्सु को आग से हमला कर देता है, पर क्योंकि नात्सु एक फायर ड्रैगन का बेटा है, वो सारे आग को खा जाता है और फिर उस फायर को उसी पर छोड़ देता है, जिससे कि पूरा जगह तबाह हो जाता है। फिर वह अपने शक्तिशाली पंच से उस झूठे इंसान को दूर पछाड़ देता है। तभी इतनी तबाही के कारण से वहाँ के सिपाही आने लगते हैं, जिसे देख नात्सु लूसी को खींचते हुए वहाँ से भागने लगता है और उसे वादा करता है कि वो उसे फेरी टेल गिल्ड में ले जाएगा। जब वे गिल्ड पहुँचते हैं तो वहाँ मौजूद सभी लोग लूसी का स्वागत करते हैं। अगले दिन जब नात्सु टास्क बोर्ड में अपने लिए कोई मिशन ढूंढ रहा होता है, तभी एक लड़का जिसका नाम रोमियो है वह गिल्ड में आता है और गिल्ड के मास्टर मैक्रोफ से कंप्लेन करते हुए कहता है कि उसके पिता माकाओ, जो कि इसी गिल्ड के मेंबर हैं, वो अपने मिशन को कंप्लीट करने के लिए पर्वत पर गया था पर अभी तक वापस नहीं लौटा है। मैक्रोफ उस बच्चे की कंप्लेन पर कोई एक्शन नहीं लेता और इसके लिए कुछ भी करने से इनकार कर देता है। लेकिन नात्सु, जो कि खुद भी अपने फादर को ढूंढ रहा था, वो उस बच्चे के दर्द को महसूस करता है और मकाओ को ढूंढने के मिशन में निकल जाता है। वह सीधे उस रोते हुए बच्चे रोमियो के पास जाता है और उसे भरोसा दिलाता है कि वो उसके पिता को वापस लाने में उसकी मदद करेगा। वह लूसी और हैप्पी के साथ माउंटेन की जर्नी में निकल जाता है। लूसी नात्सु को पूछती है कि आखिर मकाओ यहाँ क्यों आया था। इस पर नात्सु कहता है कि वो यहाँ के वोल्कन नामक राक्षस से लड़ने आया था। तभी उसी दौरान वोल्कन मॉन्स्टर वहाँ पर प्रकट हो जाता है और लूसी को किडनैप करके भाग जाता है। नात्सु भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है पर वह राक्षस नात्सु को गुफा से बाहर फेंक देता है। इधर लूसी खुद को उस राक्षस से बचाने की कोशिश करने लगती है, पर तभी नात्सु वापस वहाँ पर आ जाता है और अपने एक जोरदार लात से उस राक्षस को पछाड़ देता है। फिर नात्सु उस राक्षस पर अपनी शक्ति से एक के बाद एक अटैक करने लगता है, यह कहते हुए कि उसने उसके गिल्ड के मेंबर को छूने की कोशिश भी कैसे की। फिर वह एक जोरदार मुक्का मारते हुए उस राक्षस से कहता है कि वो यहाँ से मकाओ को लिए बिना नहीं जाने वाला। पर तभी वह राक्षस लूसी की दिव्य एक्स को अपने पंजे में ले लेता है और अपनी शक्ति के साथ नात्सु पर उससे हमला करने लगता है। जब उनमें से एक वार नात्सु को लगने ही वाला होता है तो नात्सु झट से उसे अपने हाथों से रोक देता है और अपने फायर का इस्तेमाल करते हुए उसे पिघलाने की कोशिश करता है। एक्स के पिघलने के दौरान वो उसके पिघलते हुए आयरन को पीने लगता है
और अपनी शक्ति को एकत्रित करते हुए उस राक्षस पर एक जोरदार मुक्के से हमला कर देता है। उसका यह वार इतना पावरफुल था कि वो राक्षस पूरी तरह से धराशायी हो जाता है और अचानक मकाऊ के रूप में बदल जाता है। वास्तव में उस राक्षस ने मकाऊ के बॉडी पर कब्जा कर लिया था। खैर, उसका मिशन समाप्त हो जाता है और रोमियो को उसका बाप मिल जाता है। कुछ दिन बाद नात्सू और हैप्पी लूसी के घर आते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या वो उनके अगले मिशन पर उनके साथ चलेगी। इसे सुन लूसी जल्दी से हाँ बोल देती है। उनका मिशन था एक बुक जिसका नाम डेब्रेक है, उसे उसके ऑनर से चुराना। बुक के ऑनर एबरलू को अपने लिए एक मेट चाहिए जिसके सुनहरे बाल हो। लूसी को यह सुन पता चल जाता है कि नात्सू ने उसे बस इसलिए इस मिशन में चुना है क्योंकि उसके बाल सुनहरे हैं। खैर, अब वो पीछे नहीं हट सकती। फिर वे अपने क्लाइंट से मिलते हैं जो कि उन्हें कहता है कि उस बुक को हासिल करते ही वे उसे जला दे। वह मिशन का फीस भी काफी ज्यादा बढ़ा देता है क्योंकि इस बुक का नष्ट होना उसके लिए काफी जरूरी है। इतनी ज्यादा इनाम की राशि सुनते ही नात्सू और ग्रुप जल्दी से इसके लिए रवाना हो जाते हैं। जब वे अपने प्लान के तहत एवरलू से मिलते हैं तो एवरलू को लूसी उतनी अच्छी नहीं लगती। वो उसे बदसूरत कह देता है और रिजेक्ट कर देता है। अपना प्लान ए फेल होने पर वे प्लान बी को आजमाते हैं जो कि था चुपके से जाकर बुक को चोरी कर लेना। वे चुपके से उसके घर में घुसकर लाइब्रेरी की जगह पहुंच जाते हैं और डेब्रेक बुक को ढूंढने लगते हैं। थोड़ी देर ढूंढने के बाद नात्सू को आखिरकार वह बुक मिल ही जाता है। वह उसे जलाने ही वाला होता है कि तभी लूसी उससे वह बुक छीन लेती है। उसे वह बुक पढ़ना है। इस बात को लेकर उनके बीच बहस होने लगती है कि तभी एबरलू वहाँ आ जाता है और वह उस बुक को बेकार कहने लगता है। नात्सू सोचता है कि कोई आखिर इस बेकार बुक को जलाना क्यों चाहेगा, पर तभी एबरलू अपने वॉरियर को उनसे लड़ने के लिए बुला लेता है। लूसी और हैप्पी जल्दी से बुक को लेकर छुप जाते हैं और उसे पढ़ने लगते हैं। लूसी को उस बुक का सीक्रेट पता चल जाता है। वहीं उधर नात्सू अपनी शक्ति से उन दोनों वॉरियर से लड़ने लगता है। वो अपने फायर मैजिक से उन पर कई सारे हमले करता है। वे उसके सारे हमले को बेअसर कर देते हैं। फिर वे वॉरियर अपने पावर को कंबाइन करके नात्सू पर जोरदार हमला कर देते हैं, पर नात्सू भी कम नहीं। वह उनके वार से बचते हुए एक शक्तिशाली फायर अटैक कर देता है, पर वे उसके फायर को इकट्ठा करते हुए डबल फोर्स के साथ उसी पर उसका वार आजमाने लगते हैं। लेकिन नात्सू उस आग को खा लेता है और उन पर अपने अल्टीमेट फायर ड्रैगन विंग अटैक को करते हुए उन वॉरियर को भून देता है। उधर एवरलू लूसी से उस बुक को छीनने की कोशिश कर रहा होता है। उसके पास भी मैजिक करने की एबिलिटी है। वो अपने सेलेस्टियल स्पिरिट मैजिक से एक सेलेस्टियल बिंग को समन करता है, पर तभी नात्सू वहाँ पहुँच जाता है। नात्सू और लूसी अपने कॉम्बाइंड टीम अटैक से आखिरकार उस सेलेस्टियल बिंग को हराने में सफल हो जाते हैं और एबरलू से बुक छीन लेते हैं। फिर वे बुक को अपने क्लाइंट को दे देते हैं और अपना मिशन कंप्लीट कर देते हैं, पर वे उस मिशन के लिए एक भी रुपया चार्ज नहीं करते। जाते हुए वे उसे बताते हैं कि वो जिस बुक को गुस्से से नष्ट करना चाहता है, वास्तव में ये तो उसके पिता द्वारा उसके लिए प्यार का सौगात थे। इसे जान वो क्लाइंट निराश होकर फुट फुट कर रोने लगता है। इसके बाद जब वे वहाँ से जा रहे होते हैं तभी रास्ते में उनका सामना उनके एक गिल्ड मेंबर ग्रे से होता है जो उन्हें बताता है कि अर्जा गिल्ड में वापस आ रही है। इसे सुन वे सभी घबरा जाते हैं। अब क्योंकि उन्हें उनके लास्ट मिशन से कोई भी पैसे नहीं मिले, इसलिए नात्सू लूसी को एक और मिशन चूज करने को कहता है। मिशन को लेकर नात्सू और ग्रे के बीच बहस चल ही रही होती है कि तभी वहाँ गिल्ड की सबसे स्ट्रॉन्ग फीमेल मेंबर अर्जा वहाँ पर आ जाती है। उसके आते ही गिल्ड के सभी लोग बिल्कुल शांत हो जाते हैं क्योंकि वे उससे डरते हैं। तभी वह नात्सू और ग्रे को अगले दिन ट्रेन स्टेशन में उससे मिलने को कहती है क्योंकि उसे एक मिशन में उनकी जरूरत है। इसे सुन सभी चौंक जाते हैं और वे दोनों भी खुशी से फूले नहीं समाते। अगले दिन वे सभी ट्रेन स्टेशन में मिलते हैं और ट्रेन में बैठकर मैग्नोलिया स्टेशन से जाने लगते हैं। ट्रेन में जाते हुए वो उन्हें बताती है कि वे आइजनवर्ल्ड डार्क गिल्ड हाउस पर अटैक करने जा रहे हैं क्योंकि उन्होंने लोलोबाई नामक एक खतरनाक हथियार को अपने कब्जे में ले लिया है। यह एक ऐसी जादुई बांसुरी है जिसकी आवाज से हजारों लोग एक ही क्षण में मारे जा सकते हैं। जब वे ओनिबा ट्रेन स्टेशन में पहुँचते हैं तो बाकी सब तो उतर जाते हैं, पर नात्सू अपने मोशन सिकनेस की वजह से ट्रेन में ही रह जाता है। जब ट्रेन वहाँ से जाने लगती है तभी नात्सू की मुलाकात आइजनवर्ल्ड गिल्ड के एक मेंबर केजियामा से होती है जो कि नात्सू को बुली करने लगता है। अब क्योंकि नात्सू की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो उसका जवाब नहीं दे पाता। तभी नात्सू केजियामा के पास एक स्केलेटन लाइक ऑब्जेक्ट को देखता है जिसे कि केजियामा झट से छुपा लेता है। नात्सू किसी तरह ट्रेन से निकलने में सफल हो जाता है और सीधे जाकर उसे ढूंढ रहे उसके दोस्तों के ऊपर ही गिर जाता है। अर्जा उसे गलती से ट्रेन में छोड़ देने के लिए माफी मांगती है। तभी नात्सू उन्हें केजियामा और उस स्केलेटन
ग्रीन लाइक ऑब्जेक्ट के बारे में उन्हें बताता है। इसे सुन अर्जा समझ जाती है कि जरूर वह चीज वही लोलोबाई बांसुरी है। वह जल्दी से गाड़ी चलाकर अगले ट्रेन स्टेशन में जाने लगती है, जहाँ केजियामा उस बांसुरी को उसके अपने टीम लीडर एरिगर को सौंप देता है। इधर अर्जा और टीम को यह पता चल जाता है कि एरिगर वह बांसुरी लेकर आसाबामा स्टेशन जा रहा है। वे किसी तरह जल्दी से वहाँ पहुँच जाते हैं और वहाँ उनका सामना एरिगर और उसकी टीम से होता है। एरिगर कहता है कि वह इस लोलोबाई को बजाकर शहर के सारे लोगों को खत्म कर देगा। यह कहकर वो अपने जादूगरों को सामने बुलाता है और खुद लोलोबाई लेकर भाग जाता है। ग्रे और नात्सु एरिगर का पीछा करते हुए उसके पीछे पीछे जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि एरिगर को अकेले छोड़ना यहाँ के सभी लोगों को खो देने के बराबर है। वहीं अर्जा और लूसी बाकी सभी जादूगरों से लड़ने लगते हैं। एरिगर को ढूंढते हुए ग्रे और नात्सु अलग अलग हो जाते हैं और अलग अलग जगहों में उसकी तलाश करने लगते हैं। उधर अर्जा लोगों को सावधान करते हुए बताती है कि उन्हें यहाँ से जितनी जल्दी हो सके भाग जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ रहने से उनकी जान को खतरा है। इधर ग्रे का सामना आइजनवर्ल्ड के एक मेंबर से होता है, जो कि उसे बताता है कि उनका प्राइमरी मिशन क्लोवर स्टेशन को डिस्ट्रॉय करना है, जहाँ की सारे गिल्ड मास्टर्स की मीटिंग हो रही है। इधर एरिगर उन सभी के चारों ओर एक विंड बैरियर बना देता है, ताकि वो बिना बाधा के अपने मिशन में जा सके। नात्सु और बाकी सभी वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर वे वहाँ से बाहर नहीं निकल पाते। रास्ता ढूंढते हुए अचानक उसकी मुलाकात फिर से केजियामा के साथ हो जाती है और उनके बीच फाइट होने लगती है, लेकिन इस बार नात्सु अपनी पूरी शक्ति के साथ है। वो अपने फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए केजियामा के शैडो को डिस्ट्रॉय कर देता है और उसे वॉल के किनारे ढकेल देता है। तभी अर्जा और ग्रे वहाँ आकर उससे पूछताछ करने लगते हैं, लेकिन उसी समय उसका एक और टीममेट पीछे से आकर उस पर चाकू मार देता है, ताकि वो उन्हें कुछ न बता सके। फेरीटेल के मेंबर्स अब असहाय हैं, उन्हें पता नहीं कि अब यहाँ से कैसे निकलना है। लेकिन तभी जब नात्सु को यह रियलाइज होता है, तो वह उस विंड बैरियर से बाहर निकलने की हर संभव कोशिश करने लगता है, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल हो जाते हैं। पर फिर भी वो ट्राई करना नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि ग्रे उसे ऐसा करने से रोकता है, लेकिन उसे हार स्वीकार नहीं है। तभी उसे लूसी के मैजिक के बारे में ख्याल आता है और वह उसे अपने मैजिक की से पावरफुल मैजिकल क्रिएचर को बुलाने को कहता है। उसके कहे अनुसार लूसी एक सेलेस्टियल बीइंग को समन करती है, जो कि अंडरग्राउंड में टनल बनाकर उन्हें वहाँ से बाहर निकालने का रास्ता बना देती है। वहाँ से होते हुए नात्सु एरिगर के पास पहुँच जाता है, जिसे लगता है कि नात्सु एक कमजोर फाइटर है। वह उसे रोकने के लिए अपने विंड मैजिक का अटैक करता है, पर नात्सु अपने फ्लेम का इस्तेमाल करते हुए उसके ऊपर जंप करता है और अपने फायर पंच का इस्तेमाल कर एरिगर को चौंका देता है। एरिगर महसूस करता है कि उसने शायद नात्सु को हल्के में ले लिया, इसलिए वह अब अपने विंड को इकट्ठा करते हुए एक तूफान को क्रिएट करता है और नात्सु को उस पर छोड़ देता है। नात्सु उस तूफान का सामना नहीं कर पाता और नीचे जमीन पर गिरने लगता है। नात्सु अपनी हार मानने ही वाला होता है कि तभी वह अपने गिल्ड मास्टर के बारे में सोचता है। जैसे ही वह नीचे गिरता है, तभी उसे याद आता है कि मकाओ ने उसे बताया था कि अगर वो अपने फायर को अच्छी तरह और सही दिशा पर चैनल करे तो कोई भी विंड उसे हरा नहीं सकती। इसे सोच वो अपने फायर प्रॉपर्टीज को 10 ट्रैक पर चढ़ने का निर्देश देता है। उसका यह प्रयास सफल भी हो जाता है। इसे देख एरिगर शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि उसके तूफान को कोई भेद नहीं पाएगा। फिर नात्सु अपने फायर फूंक से एरिगर पर हमला करता है। भले ही एरिगर उसे आसानी से तो ब्लॉक कर देता है, पर वो यह समझ जाता है कि उसने जितना सोचा था नात्सु उससे भी ज्यादा ताकतवर है। इसीलिए वो अपनी पूरी शक्ति लगाकर नात्सु के खिलाफ एक स्ट्रॉन्ग तूफानी अटैक का उपयोग करता है और खुद को विंड बैरियर में छिपा लेता है। इस पर नात्सु अपने फायर ड्रैगन फिस्ट का इस्तेमाल करता है, पर इसे तोड़ने में असफल हो जाता है। एरिगर कहता है कि आग कभी भी हवा को नहीं हरा सकती। फिर एरिगर अपने विंड से नात्सु पर अटैक करता है, जिससे कि नात्सु जमीन पर गिर जाता है। एरिगर को लगता है कि उसने नात्सु को हरा दिया है, पर नात्सु पुनः खड़ा हो जाता है, क्योंकि वह अपने गिल्ड मास्टर को इतनी आसानी से नहीं खोना चाहता। हालांकि नात्सु का कोई भी फायर अटैक एरिगर के पास भी नहीं पहुंचता। वो काफी फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, खासकर तब जब हैप्पी उसे कहता है कि वो एरिगर के सामने बहुत कमजोर है, उसे वापस जाकर गिल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर को बुला लेना चाहिए। हैप्पी के ये शब्द नात्सु को काफी ज्यादा उत्तेजित कर देते हैं, जिससे कि गुस्से से उसका फायर और भी ज्यादा तेज हो जाता है। फिर वह गुस्से में तमतमाता हुआ अपनी पूरी जोर के साथ एरिगर पर अपना एक फायर पंच मारता है, जो कि एरिगर संभाल नहीं पाता और पूरी तरह से धराशायी हो जाता है। तभी नात्सु के दोस्त भी केजियामा के साथ वहाँ पर पहुँच जाते हैं। वे उसके इस कारनामे की प्रशंसा करने लगते हैं। अब आगे क्या करना है वे इस बारे में बात कर ही रहे होते हैं कि तभी केजियामा लोलोबाई को उठाकर वहाँ से भाग जाता है। वो अपने मास्टर के अधूरे काम को पूरा करना चाहता है। वह सीधे अपने डेस्टिनेशन क्लोवर पहुँच जाता है और बांसुरी बजाने ही वाला होता है कि तभी उसका सामना मैक्रोब से हो जाता है। इधर नात्सु और टीम को भी वे दोनों दिख जाते हैं, पर इससे पहले कि वे वहाँ जाते कुछ अन्य गिल्ड मास्टर उन्हें वहाँ रोककर टाइम पास करने लगते हैं। लेकिन इधर मैक्रोब अपनी बातों से केजियामा के हृदय को परिवर्तन कर देता है, जिससे कि वह लोलोबाई को नीचे जमीन पर गिरा देता है। और तभी
लोलोबाई अपने आप एक्टिवेट होने लगता है और एक अजीब सा स्पेल कास्ट होता है। मैक्रोफ बताता है कि लोलोबाई एक फॉरबिडन मैजिक से बना है जिसे कि एक डार्क विजर्ड जेरेफ ने बनाया था। तभी उस फ्लूट से एक बड़ा सा डीमन बाहर निकलता है और अपनी आवाज से लोगों को आतंकित करना शुरू कर देता है। अर्जा, ग्रे और नात्सु को एक साथ उस डीमन पर अटैक करने को कहती है। अर्जा अपने नाइट स्किल से तो ग्रे अपने आइस स्लैम से उस डीमन पर अटैक करता है। वहीं नात्सु अपने फायर ड्रैगन आयरन फिस्ट के अटैक से उस डीमन को काफी ज्यादा घायल कर देता है। वह डीमन इस अवस्था में और भी ज्यादा खतरनाक हो जाता है और दुगनी गति से और भी ज्यादा तबाही लाने लगता है। नात्सु उससे उत्पन्न सारी आग को अपनी ओर खींचकर उसे पीने लगता है और फिर डीमन के ऊपर चढ़ने लगता है। इसी दौरान अर्जा और ग्रे भी उस डीमन पर फिर से अटैक कर देते हैं और आखिर में नात्सु अपने सारे इकट्ठा किए हुए फ्लेम को एकत्रित कर उस डीमन पर अपना जोरदार अटैक कर देता है जिससे कि वह डीमन जलकर भस्म हो जाता है। सभी लोग उनके इस जीत का जश्न मनाने लगते हैं। तभी वह बांसुरी भी अपने आप टूट जाता है जो कि यह संकेत था कि खतरा पूरी तरह से टल चुका है। बाद में गिल्ड वापस आने के बाद नात्सु अर्जा को चैलेंज करने लगता है। उसे लगता है कि वह अर्जा से अधिक शक्तिशाली बन गया है। अर्जा उसके चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेती है। वे ड्यूल शुरू करने ही वाले होते हैं कि तभी एक गिल्ड काउंसिल का मेंबर वहां पर आ जाता है और अर्जा को उसके पिछले फाइट में काफी ज्यादा तबाही मचाने के जुर्म में उसे गिरफ्तार कर लेता है। मैक्रोफ को पता है कि अर्जा को गिरफ्तार किए जाने पर नात्सु चुप नहीं बैठेगा, इसलिए वो नात्सु को चुप कराने के लिए उसे एक ग्लास में बंद कर देता है। लेकिन बाद में उन्हें यह पता चलता है कि वास्तव में उन्होंने नात्सु समझकर जिसे ग्लास में बंद कर रखा है वो तो मकाओ है। मकाओ बताता है कि उसने यह सब नात्सु के लिए किया है ताकि वो नात्सु के एहसान का कर्ज चुका सके। दूसरी ओर नात्सु अर्जा को बचाने का निश्चय करता है क्योंकि वह गिल्ड के सभी मेंबर्स को अपनी फैमिली मानता है। वह काउंसिल हाउस को तोड़ते हुए अर्जा का रूप धारण करके वहां पर पहुंच जाता है और कहने लगता है कि वो असली अर्जा है, पर आखिर में उसे भी प्रिजन में बंद कर दिया जाता है। प्रिजन में अर्जा नात्सु को बताती है कि उसे बस इसलिए कैद किया गया है ताकि काउंसिल की लॉ और सुपीरियोरिटी बरकरार रह सके। यह बस एक दिखावा है ताकि मैजिक वर्ल्ड का ऑर्डर मेंटेन रह सके। उसे जल्दी ही यहाँ से रिहा कर दिया जाता, पर उसने यहाँ आकर सारे प्लान को चौपट कर दिया। खैर अगले ही दिन उन दोनों छोड़ दिया जाता है। वापस आते ही नात्सु फिर से अर्जा को ड्यूल के लिए चैलेंज करता है, लेकिन अर्जा अपने एक ही मुक्के से नात्सु को धराशायी कर देती है। बाद में नात्सु गिल्ड के एक और स्ट्रॉन्गेस्ट मेंबर लेक्सिस को भी चैलेंज करता है जो कि उसे ऊपर की मंजिल में बुलाता है, पर नात्सु अभी ऊपर की मंजिल में जाने के लायक नहीं हुआ है। वहाँ केवल लेवल 2 के मेंबर ही जा सकते हैं जो कि एस रैंक के फाइटर्स हैं। खैर अब नात्सु को किसी भी तरह लेवल 2 का वॉरियर बनना है जिसके लिए वो खूब प्रैक्टिस करने लगता है। वह सेकंड फ्लोर के लेवल 2 के टास्क को चुराकर उस मिशन पर जाने को तैयार होता है। वो अपनी मदद के लिए लूसी को भी साथ चलने को कहता है जो कि पहले तो मना कर देती है, पर अपने फायदे के रिवॉर्ड को देखकर वो भी उसके साथ चलने को तैयार हो जाती है। तो अब वे जा रहे हैं अपने लेवल 2 के अगले मिशन क्रस्ट आइलैंड ऑफ गेलुना को बचाने। नात्सु और टीम श्रापित द्वीप गेलुना की ओर निकल चुके हैं। इधर जब इस बात की खबर गिल्ड के मास्टर को पड़ती है तो वे काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। वे अपने एक एस क्लास के हंटर को नात्सु और ग्रुप को वापस लाने को कहते हैं, पर वह हंटर इसे इग्नोर कर देता है क्योंकि वो नात्सु को पसंद नहीं करता और उसे पनिश होते हुए देखना चाहता है। इस पर ग्रेग खड़ा हो जाता है और मास्टर से वादा करते हुए कहता है कि वो नात्सु को वहाँ पर वापस ले आएगा चाहे कुछ भी हो जाए। उधर बीच में लूसी और नात्सु आइलैंड में जाने के लिए नाव ढूंढने लगते हैं, पर कोई भी उस आइलैंड में जाने को तैयार नहीं। तभी इसी दौरान ग्रे उन्हें ढूंढ लेता है और उन्हें उस जगह पर जाने से रोकता है, पर नात्सु ग्रे को बेहोश कर देता है और उसे उठाते हुए गेलुना द्वीप की तरफ चल देता है। रास्ते में बॉब नाम का एक आदमी उन्हें बताता है कि वह भी पहले उस आइलैंड में रहता था, लेकिन वह वहाँ से भाग गया क्योंकि वो आइलैंड श्रापित है। फिर वह उन्हें अपना हाथ दिखाता है जो कि बिल्कुल एक मॉन्स्टर की तरह बन गया था उस आइलैंड में रहने के कारण। पर तभी वह आदमी कहीं गायब हो जाता है और एक भयानक तूफान उन सभी को बहाकर आइलैंड की ओर ले जाती है। बाद में ग्रे भी उनकी टीम को ज्वाइन कर लेता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि नात्सु इस मिशन को पूरा करके सेकंड फ्लोर में पहले चला जाए, और अगर वे टास्क को पूरा न कर सके तो वैसे भी उन्हें गिल्ड से निकाल दिया जाएगा और उनके बिना वह मजा नहीं आने वाला, इसलिए वह उनकी मदद करेगा। इसके बाद वे सीधे विलेज की तरफ जाने लगते हैं जहां उनके फेरी टेल गिल्ड के मेंबर होने की पुष्टि होने पर विलेजर्स उन्हें अपने श्रापित अंग को दिखाकर अपने दुख को बयान करने लगते हैं। गांव का मुखिया उन्हें बताता है कि उन्हें यह श्राप मून के पर्पल होने के कारण मिला है। उसी दौरान पर्पल मून बादलों की ओर से निकलता है और उसकी रोशनी से सारे विलेजर्स पूरी तरह से मॉन्स्टर बन जाते हैं। फिर विलेज का मुखिया उनसे कहता है कि पूरी प्रॉब्लम की जड़ यह मून है, इसलिए वे या तो विलेज को ही डिस्ट्रॉय कर दे और इस झमेले को खत्म कर दे, या फिर मून को डिस्ट्रॉय कर उन सबको इस श्राप से आजाद कर सकते हैं। रूम में आने के बाद नात्सु कहता है कि फेरी टेल की रेपुटेशन बचाने के लिए हमें मून को डिस्ट्रॉय करना ही होगा और लोगों को इस
श्राप से मुक्त करना होगा, पर ग्रे उसे समझाता है कि मून को डिस्ट्रॉय करना इम्पॉसिबल है। खैर, इसका कोई और उपाय ढूंढने के लिए अगले दिन वे तीनों ही आइलैंड के चारों ओर घूमने लगते हैं। क्या पता कोई बेहतर समाधान मिल जाए। लेकिन उसी दौरान उनका सामना एक विशाल चूहे से होता है, जो कि उनका रास्ता रोकता है और उन पर हमला कर देता है। वे तीनों उस विशाल चूहे से जान बचाकर भागने लगते हैं। ग्रे अपने आइस मैजिक से बर्फ की कालीन बना देता है, जिस पर वह चूहा फिसलकर जमीन पर गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। तभी पास ही लूसी को एक मून का मंदिर जैसा कुछ दिखाई देता है। अंदर जाने पर उन्हें पता चलता है कि इस आइलैंड को पहले मून का आइलैंड भी कहा जाता था। तभी नात्सु द्वारा फर्श पर जोर जोर से लात मारने पर वहाँ की जमीन टूट जाती है और वे तीनों गलती से नीचे बनी अंधेरी गुफा में पहुँच जाते हैं। वहाँ से निकलने का रास्ता ढूंढने के दौरान उन्हें वहाँ एक बड़ा सा आइस का टुकड़ा दिखता है, जो कि किसी मॉन्स्टर को जमाए हुए था। इसे देख ग्रे शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि उसे इस मॉन्स्टर के बारे में पता है। वो बताता है कि इस मॉन्स्टर का नाम डिलियोरा है, जो कि विनाश का दूत है। वो आगे बताता है कि इस मॉन्स्टर ने इस्वान नाम के एक शहर को पूरी तरह से तबाह कर दिया था, लेकिन उसी जगह उसे इस आइसबर्ग में भी ट्रैप कर लिया गया। पर फिर भी इसे ऐसे खुले में रखना ठीक नहीं, हमें इसे फेरीटेल की सुरक्षा में रखना होगा। वास्तव में इस आइसबर्ग को नॉर्दर्न कॉन्टिनेंट से लाया गया था और ग्रे के मास्टर अर ने ही इसे आइसबर्ग में कैद कर लिया था। लूसी को लगता है कि डिलियोरा की वजह से ही इस आइलैंड को अभिशाप मिला होगा। ग्रे इस पर सहमत होता है और यह भी मानता है कि आइस के अंदर डिलियोरा अब भी जिंदा है। इसे सुन नात्सु अपनी शक्ति का प्रदर्शन करने लगता है और कहता है कि वो अपनी आग से इस मॉन्स्टर को खत्म कर देगा। इस पर ग्रे उसे एक जोरदार मुक्का मारकर नीचे गिरा देता है। ग्रे काफी सीरियस है। वो कहता है कि हमें इसे किसी भी हालत में फ्री नहीं करना होगा, क्योंकि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो डिलियोरा को मार सके। वो कहता है कि वैसे भी कोई भी फायर इस बर्फ को पिघला नहीं सकता, लेकिन लूसी को लगता है कि कुछ लोग हैं जो इस बर्फ को पिघलाने की कोशिश कर रहे हैं। नात्सु इस राज की तह तक जाने का डिसाइड करता है, लेकिन ग्रे उसे रोकता है और इंतजार करने को कहता है। नात्सु इसका विरोध करता है, पर उतनी ही जल्दी वह सो भी जाता है। इस दौरान ग्रे अपने मास्टर के साथ ट्रेनिंग के दिनों को याद करने लगता है। धीरे धीरे रात होने लगती है और वे देखते हैं कि एक मैजिक सर्कल डिलियोरा के ऊपर चमकने लगती है और उसके माध्यम से चंद्रमा की पर्पल रोशनी डिलियोरा पर पड़ने लगती है। वे इस मैजिक सर्कल के सोर्स को ढूंढने लगते हैं। ऊपर जाने पर वे देखते हैं कि कुछ अजीब कपड़े पहने लोग छत पर किसी प्रकार का मैजिक करके चंद्रमा की रोशनी को खींच रहे हैं और उसके जरिए डिलियोरा की आइस को पिघलाने की कोशिश कर रहे हैं। लूसी के सेलेस्टियल बीइंग द्वारा उन्हें पता चलता है कि मूनलाइट किसी भी जादुई बर्फ को पिघला सकती है। तभी वहाँ उन्हें कुछ और लोग भी आते दिखते हैं। लियोन, जो कि इनका ग्रुप लीडर है, उसे उसके टीम मेंबर बताते हैं कि कुछ घुसपैठिए इस जगह पर घुस आए हैं, लेकिन लियोन इन घुसपैठियों की कोई परवाह नहीं करता और जरूरत पड़ने पर पूरे विलेज को ही खत्म करने की बात करता है। लियोन की आवाज सुनकर ग्रे को कुछ महसूस होता है, शायद वह उसे पहचानता है, पर नात्सु खुद को रोक नहीं पाता और अपने मुंह से आग की बौछार करने लगता है। इसी के साथ उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। लियोन भी ग्रे के समान ही एक आइस मैजिशियन है। उन दोनों में काफी अच्छी टक्कर होती है। वास्तव में लियोन और ग्रे एक ही मास्टर के स्टूडेंट्स थे, जिसने की डिलियोरा को बर्फ में दफन करने के लिए अपने लाइफ को सेक्रीफाइस कर दिया था। लड़ाई के दौरान लियोन नात्सु को बर्फ से जमा देता है और हैप्पी लूसी को लेकर वहाँ से भाग जाता है। लियोन ग्रे से कहता है कि वह आखिर अर्क की लेगेसी को क्यों बचाना चाहता है, जबकि वही उसके मरने का सबसे बड़ा रीजन है। इधर नात्सु उन्हें डिस्टर्ब करने लगता है, जिस पर ग्रे उसे एक लात मारकर नीचे गिरा देता है। ग्रे नहीं चाहता कि लियोन उनकी मास्टर के सेक्रीफाइस को डिस्ट्रॉय करे। वह उसे इस बर्फ को पिघलाने नहीं देना चाहता। इस पर उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। लड़ाई के दौरान लियोन कहता है कि वो हमेशा से मास्टर अर्थ से ज्यादा शक्तिशाली बनना चाहता था, पर ग्रे की वजह से उसका यह सपना पूरा नहीं हो पाया। पर वह इस मॉन्स्टर को खत्म करके यह साबित करना चाहता है कि वो मास्टर एयर से ज्यादा शक्तिशाली बन चुका है, इसलिए वह डिलियोरा को जिंदा करना चाहता है। उधर द्वीप के पास एक पायरेट बोट आ रही होती है, पर उसके सारे पायरेट्स धराशायी हुए होते हैं। वास्तव में यह अर्जा का काम है, वह भी इस द्वीप में आ रही है। जाहिर है अब फेरीटेल ग्रुप के एक होने का टाइम आ गया है। इधर लियोन से लड़ते हुए ग्रे बिल्कुल ही धराशायी हो जाता है और अपने पुराने दिनों को याद करने लगता है। तभी नात्सु वहाँ पर आता है। ग्रे उसे लियोन के बारे में पूछता है। नात्सु बताता है कि मून सेरेमनी खत्म हो चुकी है और सभी लोग यहाँ से चले गए हैं। फिर वह ग्रे को उठाकर विलेज की तरफ जाने लगता है। ग्रे मन से हारा हुआ महसूस करता है। इस पर नात्सु उसे मोटिवेट करते हुए कहता है कि वह गिव अप नहीं कर सकता, आखिरकार वो फेरीटेल गिल्ड का विजट है। इधर लूसी गाँव वालों को समझाने की कोशिश करती है कि इस गाँव में कुछ बुरे लोग हैं जो कि उनके इस तरह के जीवन के लिए जिम्मेदार हैं। वे जल्द ही गांव में हमला करने वाले हैं, अतः उन्हें तैयार रहना होगा। लेकिन गांव वालों को इसकी बिल्कुल भी चिंता नहीं। वो तो
बस यही सोच रहे हैं कि आखिरकार मून अभी तक डिस्ट्रॉय क्यों नहीं हुआ। गांव का मुखिया मून के अभी तक डिस्ट्रॉय न होने की वजह से काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। खैर आखिर में लूसी गांव के कुछ समझदार लोगों की मदद से हमलावरों के लिए ट्रैप बनाने लगती है, पर गलती से उस ट्रैप में नात्सु और ग्रे ही फंस जाते हैं। वे सभी हमलावरों का वेट कर ही रहे होते हैं कि तभी उन्हें कुछ विजर्ड एक बड़े से चूहे के ऊपर आसमान में उड़ते हुए दिखाई देते हैं। उस चूहे का नाम एंजेलिका है, जो कि जहरीली जेली से भरी बाल्टी को गांव के ऊपर फेंक देती है। नात्सु बिना समय गवाए अपने फायर से उस जहरीली जेली को जला डालता है और सभी को विलेज के सेंटर में जाने को कहता है। विलेज के सेंटर को छोड़ आसपास की सारी जगह डिस्ट्रॉय हो जाती है। फिर वे विजर्ड्स उनके पास आने लगते हैं। नात्सु लड़ने के लिए तैयार है, ग्रे भी लड़ना चाहता है, पर क्योंकि उसकी हालत ठीक नहीं इसलिए नात्सु उसे इससे दूर रखता है। तभी हमलावरों में से एक लड़की जिसका नाम शेरी है वह एंजेलिका को हमला करने का आदेश देती है। जब एंजेलिका उनके सामने से उड़ती है तो लूसी उससे चिपक जाती है और एंजेलिका को गुदगुदी करने लगती है। गुदगुदी के कारण एंजेलिका खुद को हंसने से रोक नहीं पाती और बैलेंस ना बना पाने के कारण वो दूर जाकर गिर जाती है। इधर नात्सु बाकी के विजर्ड से फाइट करने लगता है और अपनी ताकत और बुद्धिमानी से आखिर वह उन सभी को हरा ही देता है। इसी बीच उधर एक आदमी लियोन से पूछता है कि उसने ग्रे को आखिर क्यों नहीं मारा। इस पर लियोन कहता है कि उसे खून पसंद नहीं, जिस पर वो उसे ताना मारते हुए कहता है कि वो अभी एक पूरे गांव को खत्म करने वाला था और उसे खून पसंद नहीं। इधर शेरी काफी ज्यादा दुखी है क्योंकि लूसी की वजह से एंजेलिका को काफी चोट आई थी, जिस पर वह गुस्से से अपने मैजिक से उस पर अटैक करने लगती है। लूसी अपने बचाव के लिए सेलेस्टियल बीइंग को बुलाती है, पर शेरी उन्हें भी अपने वश में कर लेती है और लूसी पर अटैक करवाती है। बड़ी मुश्किल से लड़ते बचते लूसी आखिर में एक्लेरियस को समन करती है, जो कि काफी सेल्फिश सेलेस्टियल बीइंग थी। शेरी एक्लेरियस को भी अपने कंट्रोल में करने की कोशिश करती है, लेकिन उसे शेरी का इस तरह से ऑर्डर देना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसलिए वह गुस्से से शेरी और लूसी दोनों पर ही पानी की विशाल लहर छोड़ देती है। इसके बाद शेरी और लूसी अब हाथापाई में उतर आती है। हाथापाई में शेरी लूसी से हार जाती है और जमीन में गिर जाती है। शेरी को हारता देख एंजेलिका लूसी पर अटैक करने के लिए उड़ते हुए उसकी तरफ आने लगती है, लेकिन इससे पहले कि वो लूसी पर हमला करती अर्जा वहाँ पहुँच जाती है और एंजेलिका को 2 टुकड़ों में बांट देती है। लूसी अर्जा को उसे बचाने के लिए थैंक्स करती है और गाँव की गंभीर स्थिति के बारे में बताती है। हालांकि अर्जा को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है, वो तो यहाँ उन लोगों को पकड़कर वापस गिल्ड में ले जाने के लिए आई है। इधर जब ग्रे की आंखें खुलती है तो वो अपने दोस्तों को ढूंढने लगता है। तभी एक लड़की उन्हें उनका स्थान बताती है। जब वो वहाँ पहुँचता है तो पाता है कि अर्जा ने लूसी और हैप्पी को बांध रखा है। फिर ग्रे भी उसे गांव की गंभीर स्थिति को बताता है। हालांकि अर्जा अभी भी कुछ भी सुनने को तैयार नहीं, पर ग्रे के अंदर गांव की रक्षा करने के दृढ़ निश्चय को देखकर वो भी इस मिशन में शामिल होने की बात करती है। लेकिन जब काम खत्म हो जाएगा तो उन लोगों को पनिशमेंट तो मिलेगी ही। इधर लियोन अपने विजर्ड से डिलियोरा के अभी तक रिवाइव न होने का कारण पूछता है और गुस्सा प्रकट करता है, जिस पर वे फेरीटेल विजर्ड्स के इंटरफेरेंस के बारे में बताते हैं। जोल्टी, जो कि लियोन का ही एक प्रीस्ट है, वो उसे आज रात तक इस प्रक्रिया के पूरे होने का आश्वासन देता है। लियोन भी तैयार है, अगर किसी फेरीटेल विजर्ड ने इस मामले पर टांग अड़ाई तो वो उन्हें खत्म कर देगा। वे चर्चा कर ही रहे होते हैं कि तभी पूरा खंडहर हिलने लगता है। ये नात्सु का काम है, जिसने की इमारत को झुका दिया है ताकि मूनलाइट सीधे डिलियोरा तक ना पहुंच सके। फिर नात्सु वहां आकर लियोन से फाइट कर ही रहा होता है कि तभी प्रीस्ट जमीन को पिघलाकर नात्सु को नीचे गिरा देता है, लेकिन नात्सु वापस ऊपर आ जाता है और उससे पूछता है कि वो आखिर एर को हराकर खुद को बेहतर दिखाने के लिए इतना जुनूनी क्यों हो रहा है। वह सीधे ही उसे लड़ाई क्यों नहीं करता। इस पर लियोन कहता है क्योंकि एर मर चुकी है। वहीं दूसरी तरफ ग्रे और बाकी लोग जंगल से गुजर रहे होते हैं। तभी ग्रे उन्हें बताता है कि वास्तव में एर अभी तक जीवित है। वह अपनी कहानी बताते हुए कहता है कि कई साल पहले एर और लियोन एक ऐसे शहर से गुजर रहे थे जो कि पूरी तरह से नष्ट हो गया था। तभी उन्हें वहाँ एक बच्चा मिला जो कि ग्रे था। उस विनाश ने उसका सब कुछ छीन लिया था। वह गुस्से से भरा हुआ था और इस विनाश का कारण डिलियोरा को खत्म कर देना चाहता था। इसके बाद और उसे और लियोन को एक साथ ट्रेनिंग देने लगती है और उन्हें अपने बच्चों की तरह देखभाल करती थी। ग्रे का मकसद था उस भयानक क्रिएचर डिलियोरा को खत्म करना। वहीं लियोन अपने मास्टर एर को सरपास करना चाहता था। इसी दौरान एक दिन ग्रे को डिलियोरा की स्थिति का पता चलता है और वह रोकने के बावजूद भी एर और लियोन को छोड़कर उससे भिड़ने चला जाता है। ग्रे यह कहानी बता ही रहा होता है कि तभी वे उस खंडहर तक पहुंच जाते हैं। उनके वहां पहुंचते ही दुश्मनों द्वारा उन पर हमला होता है। अर्जा उन्हें हैंडल करने की बात करते हुए ग्रे को आगे बढ़ने को कहती है। जाते हुए ग्रे लूसी को आगे की घटना बताता है। जब वह डिलियोरा से फाइट करने पहुंचा था तभी वहाँ अर और लियोन भी
उसे बचाने के लिए आ गए थे। लड़ाई के दौरान लियोन बेहोश हो गया था, इसलिए अर ने ग्रे को उसे वहाँ से ले जाने को कहा ताकि वो डिलियोरा से अकेले लड़ सके। पर ग्रे अर के बिना वहाँ से जाने को इनकार कर देता है और पूछता है कि वो ऐसा क्यों कर रही है। इस पर अर उसे कहती है कि मेरे जीवन की खुशियाँ तुम दोनों हो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हें चोट पहुँचे। तभी लियोन को भी होश आ जाता है और वह भी लड़ाई में भाग लेने के लिए जोर करता है। इस पर अर उसे पश्चिम में जाकर शक्तिशाली विजेट को बुलाकर लाने का काम सौंपती है, पर लियोन उसकी बात नहीं सुनता और एक बहुत ही खतरनाक आइस मैजिक कास्ट करने लगता है। इस पर अर उसे फ्रीज कर देती है और ग्रे को उसे ले जाने को कहती है। फिर वह एक आत्मघाती स्पेल को कास्ट करती है जिससे कि डिलियोरा बर्फ से ढक जाता है। फिर वह खुद को सेक्रीफाइस करते हुए उनको हमेशा आगे बढ़ते रहने की सलाह देती है और मर जाती है। जब लियोन की आंखें खुलती है तो वह अर की मौत की खबर पाकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वह इसका जिम्मेदार ग्रे को मानता है, न ही वो यहाँ आता न ही अर की मृत्यु होती। इधर प्रेजेंट में नात्सु और लियोन की मुठभेड़ होने ही वाली होती है कि तभी ग्रे वहाँ आ जाता है। ग्रे नात्सु को लियोन को उस पर छोड़ देने को कहता है, उसे एर की मौत की जिम्मेदारी लेनी है और जो कुछ बचा है उसकी रक्षा करनी है। नात्सु और ग्रे के बीच इसे लेकर बहस हो ही रही होती है कि तभी टेरी खंडहर वापस सीधी हो जाती है। इससे नात्सु काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, उसकी सारी मेहनत बर्बाद जो हो गई। वो इसे ठीक करने वाले उस पृष्ठ का पीछा करने लगता है। उसके जाते ही ग्रे और लियोन अकेले हो जाते हैं। ग्रे लियोन से कहता है कि अर अभी भी जिंदा है, पर लियोन उसकी बातों को बेकार मानकर उस पर अपने बर्फ से हमला कर देता है और कहता है कि वो यह पहले से ही जानता है, फिर भी वो बर्फ को पिघलाना चाहता है। इसे सुन गुस्सा होते हुए ग्रे उसे जोरदार मुक्का मारकर दूर फेंक देता है। फिर वे बिना मैजिक के ही एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। उधर वो प्रिस्ट जिसका नाम जॉल्टी है वो अपने फॉरबिडन मैजिक से नात्सु के तोड़े हुए वॉल्स को रिपेयर करने लगता है। वो कोई साधारण विजट नहीं है, पर फिर भी नात्सु उसे डरता नहीं बल्कि एक के बाद एक उस पर फायर अटैक करने लगता है। इस तरह सभी लोग अपने अपने फाइट में व्यस्त हो जाते हैं। उधर लूसी और अर्जा दुश्मनों को हरा देते हैं, लेकिन उनमें से एक बुजुर्ग उसे चेतावनी देते हुए कहता है कि वो उन्हें सेरेमनी में बाधा डालने नहीं देंगे। इधर लियोन और ग्रे के फाइट के दौरान लियोन कहता है कि वे लोग सेरेमनी को रोक नहीं सकते, भले इस बर्फ में अर का अंश है, पर वो अभी जिंदा नहीं है और न ही वो इसका स्टूडेंट है। वो डिलियोरा को फिर से जिंदा करके रहेगा, यह कहते हुए फिर से उनमें फाइट जारी हो जाती है। बड़ी जबरदस्त लड़ाई के बाद आखिर में ग्रे अपने आइस कैनन का उपयोग करके लियोन को हराने में सफल हो जाता है। उधर दुश्मनों की सेना के धराशायी होने के बाद भी कोई तो है जो कि सेरेमनी को आगे बढ़ा रहा था, इसलिए उसे रोकने के लिए नात्सु फाइट छोड़कर उसे रोकने जाने लगता है, पर जोल्टी उसे जाने नहीं देता। वो अपने जादुई क्रिस्टल से उसे काफी ज्यादा परेशान करता है। नात्सु इस क्रिस्टल को तो तोड़ देता है, पर ये वापस से जुड़ जाती है। वास्तव में जोल्टी आर्क ऑफ टाइम मैजिक का इस्तेमाल कर रहा है और समय को कंट्रोल कर रहा है, पर उसका यह जादू केवल निर्जीव पदार्थों पर ही असर करता है, जिंदा चीजों पर नहीं। तो इसका फायदा उठाते हुए नात्सु आखिरकार एक पावरफुल फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करके जोल्टी को हरा ही देता है। इधर जब तक अर्जा और लूसी सेरेमनी की जगह तक पहुँचते हैं, तब तक डिलियोरा फ्री हो चुका होता है। नात्सु और ग्रे भी वहाँ पहुँच जाते हैं। ग्रे डिलियोरा को फिर से फ्रीज करने की कोशिश करता है, जबकि नात्सु अपने फायर पंच से डिलियोरा पर अटैक करता है। नात्सु के एक ही पंच से डिलियोरा का शरीर टुकड़े टुकड़े होकर गिरने लगता है और पूरी तरह जमीन में ध्वस्त हो जाता है। वास्तव में वर्षों से बर्फ में जमे रहने के कारण डिलियोरा पहले ही मर चुका था। इसे देख लियोन रोने लगता है, उसका अर को सरपास करने का सपना सपना ही बनकर रह गया। ग्रे दुश्मनी बुलाकर लियोन को उठाने में मदद करता है। सभी लोग अपने एस रैंक के इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए काफी ज्यादा खुश होते हैं, लेकिन अर्जा अभी भी उन्हें पनिश करने में तुली हुई है। वो कहती है कि वास्तव में यह मिशन तो गांव को श्राप से मुक्त करने का था, जो कि अभी तक पूरा नहीं हुआ है। इस पर लियोन उन्हें कहता है कि वो और उसके साथी पिछले 3 सालों से यहाँ चंद्रमा की रोशनी के संपर्क में हैं, पर उनमें तो कुछ बदलाव नहीं आया। लियोन को लगता है कि जरूर गांव वाले उनसे कुछ बात छुपा रहे हैं। फिर जब वे गांव में वापस जाते हैं तो देखते हैं कि गांव तो बिल्कुल पहले जैसा बन चुका है। नात्सु समझ जाता है कि यह जरूर जोल्टी का काम है। उसने अपने टाइम मैजिक का इस्तेमाल कर गांव को वापस से सही बना दिया है। तभी गांव का मुखिया फिर से उनके पास आता है और गुस्से से पूछता है कि वे मून को आखिर कब नष्ट करेंगे। इस पर अर्जा गांव वालों से कुछ बेसिक क्वेश्चंस पूछती है। उनके आंसर सुनकर अर्जा समझ जाती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है। जोल्टी दूर से ही उन्हें छुपकर देख रहा होता है। फिर अर्जा अपने कपड़ों को कवच में ट्रांसफॉर्म कर लेती है और नात्सु से मून को डिस्ट्रॉय करने में मदद मांगती है। इसे सुन सभी काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। फिर वह एक बड़ा सा भाला निकालती है और नात्सु को उसे बूस्ट देने को कहती है। वे दोनों मिलकर भाले को मून की तरफ
तरफ थ्रो करते हैं। भाला सीधे जाकर आसमान से टकरा जाती है और यह चूर चूर होकर गिरने लगता है और मून अपने वास्तविक रूप में आ जाता है। सभी यह देखकर चौंक जाते हैं। तभी अर्जा उन्हें समझाती है कि वास्तव में मून सेरेमनी की वजह से द्वीप के ऊपर बैगनी रंग की गैस की चादर बन गई थी, जिसकी वजह से उन्हें मून पर्पल दिखाई दे रहा था। हालांकि गांव वाले अभी भी अपने डीमन रूप में ही हैं। इस पर अर्जा उन्हें बताती है कि वे वास्तव में डीमंस ही हैं। मून सेरेमनी की वजह से उन्हें यह भ्रम हो गया था कि वे इंसान थे और श्रापित हो गए हैं। तभी उनमें से एक डीमन जो कि गांव छोड़कर चला गया था, वो वापस आकर उन्हें इस सच्चाई का प्रमाण देता है और इस तरह उन सभी में श्रापित होने का भ्रम टूट जाता है और वे खुश होकर शाम को उत्सव का आयोजन करते हैं। लियोन के दोस्त भी वहाँ आकर अपने गलती की माफी मांगते हैं, जिस पर कि नात्सु खुश होते हुए उन्हें अपने में शामिल कर लेता है। इधर जोल्टी अभी भी चुपके से यह सब देख रहा था और यहाँ की खबर किसी फर्नांडिस नाम के विजिट को शेयर कर रहा था। फिर जोल्टी अपने असली फॉर्म में आ जाता है, जो कि एक लड़की का था। गांव से वापस जाते हुए अर्जा को गांव के मुखिया मिशन का रिवॉर्ड देने के लिए आगे आते हैं, पर अर्जा पैसे लेने से इनकार कर देती है। वह केवल रिवॉर्ड के कीज को ही स्वीकार करती है। इसके बाद वे सभी अर्जा द्वारा लाए गए पायरेट शिप में बैठकर वापस गिल्ड की तरफ जाने लगते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और कमेंट जरूर करें। हमसे जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में। साइन आउट।